दोस्तों नमस्कार। अगर सरकार जनता की नहीं होगी तो किसकी होगी? कौन उन्हें बनाता है, कौन उन्हें ताकत देता है और कौन उन्हें कानून बनाने की शक्ति देता है? संसद में बोलने से लेकर किसी कार्य को प्रगति देने तक की शक्ति कौन देता है? आम जनता। उसके हाथों में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वह शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि उसने अपने अधिकार, अपनी शक्ति के माध्यम से आपको चुना है, जो कि आप उसके अधीन नहीं है, या फिर आप उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे या उसके हित में कार्य नहीं कर रहे। ऐसा ही मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा ही हुआ है। जब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तभी से पंचायत चुनाव विवादास्पद स्थिति में है। पंचायत चुनाव की तारीख, उसके बाद आरक्षण, रोटेशन प्रक्रिया, सभी में एक विवाद है। सबसे पहला विवाद था रोटेशन को लेकर जया ठाकुर ने और सैयद ने याचिका लगाई थी कि आप जो है चुनाव रोटेशन प्रक्रिया से कराएं, कानून के दायरे में रहकर कराएं, या संविधान की धारा 243 डी और सी का उल्लंघन है। तो इस पर सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को उनसे राहत मिली और उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई में उनके लिए उनका पक्ष मजबूत हुआ, जिसके बाद आज यह स्थिति बनी है। लेकिन अगर हम कहें इस स्थिति का जिम्मेदार आम जनता है, या आप कहें याचिकाकर्ता है, या आप कहें सुप्रीम कोर्ट है, तो यह बिल्कुल भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि इसका जिम्मेदार केवल राज्य सरकार है, शिवराज सरकार है, जो कानून के दायरे में ना रहकर संविधान के अनुसार प्रक्रिया ना करके चुनाव कराने जा रही थी, जिस कारण से आज चुनाव रद्द हुए। किसकी क्या मंशा है यह कौन जानता है। अब चुनाव रद्द हुए, उन जो भी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सबकी जमानत राशि जो वहां पे रखी गई है, जमा हुई है, वह वापस कर दी जाएगी। पर एक सवाल है जो बहुत जरूरी है, वह है बिजली के भुगतान को लेकर। बिजली का जो बिल भुगतान है, वह जो जब कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जो माफ किया था, वह बिल भी ऐड करके भराया गया है, तब जाके एनओसी दी गई है। तो इसका भुगतान जो अधिक पे करना पड़ा है, जो प्रतिनिधि को, प्रत्याशी को, इस पर सरकार क्या कहना चाहेगी? इस पर प्रदेश एमपी भी क्या कहना चाहिए? क्या वो राशि होगी वापस? यदि आप मान के चले आपका 200 रुपए का बिल है, लेकिन आपका जो पिछला जो पेंडिंग कहें, अगर उन्होंने वसूला है तो हम उसे पेंडिंग कह सकते हैं, लेकिन वो पेंडिंग नहीं था, वो सरकार ने माफ किया हुआ बिल था, उसको भी ऐड करके आप 200 की जगह आपने 800 रुपए वसूले। मतलब कि आप वर्तमान राशि जो हमारा वर्तमान मासिक बिल का है, कनेक्शन है, उससे आपने 4 गुना ज्यादा राशि वसूली है। तो क्या वो वापस होंगे? अगर नहीं होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार है। इस पर भी उन्हें बात रखनी चाहिए, जो भी प्रत्याशी हैं उनको अपनी बात रखनी चाहिए। करोड़ों रुपए का जो है राशि आई हुई है इस माध्यम से, तो इसमें नुकसान प्रत्याशी का है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने चुनावी प्रक्रिया जितना खर्च हुआ है, अभी भी इतनी प्रक्रिया में बहुत कुछ खर्च हुआ होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार है। राज्य सरकार अपनी मनमानी करते हुए चुनाव कराने जा रही थी, जिसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। और ऐसे ही कई कार्यों में परिणाम आ चुके हैं जो राष्ट्र और राज्य के खिलाफ हैं। इससे हमारे पूरे प्रदेश की जनता, ऐसा नहीं है कि केवल वही प्रत्याशी जो है वो नाखुश है, पूरी प्रदेश की जनता नाखुश है। पहले तो आपने रोटेशन प्रक्रिया को नहीं अपनाया, कानून को तोड़ा, संविधान का उल्लंघन किया, उसके बावजूद आपने अब प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण को ना मानते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपका जो आरक्षण 27% है, उसे हम 13% पर करेंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ऐसी ही है, उसके अनुसार आपको करना होगा। तब यह नहीं कहा गया ऐसे में ही यह प्रक्रिया हो। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकार, राज्य सरकार। और राज्य सरकार को यह बताना होगा प्रत्याशी, प्रतिनिधि, आम जनता को कि इसका जिम्मेदार कौन, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन उस ओवरलोड की बिल का भुगतान करेगा। मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने बताया था मुझे कि मेरा बिल है जो
4400 था, लेकिन उसको मुझे 7400 लगे। अब आप बताएं कहाँ 4400 कहाँ 7400, तो उसकी जो बीच का डिफरेंस है वो कौन पे करेगा? अभी तो कर चुका है जो वो प्रत्याशी है, लेकिन अब उसका परिणाम क्या होगा? क्या आने वाले चुनाव में अगर रोटेशन प्रक्रिया होती है, जहां ओबीसी है वहां एसटी, जहां एसटी है वहां सामान्य आ जाती है, तो फॉर्म भरने नहीं मिलेगा तो क्या उसकी वो राशि वापस की जाएगी? क्या योजना है? आप किसी भी कार्य को करने से पहले आप उसकी रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं। आपने ना कोई सर्वे किया कि वास्तव में अगर हम वो रोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, आरक्षण को लेकर कोई नया रूल्स या संविधान के अनुसार नहीं कराते हैं, तो देश और एमपी की जनता क्या मैसेज जाएगा? क्या कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है? इस पर अपने विचार रखने चाहिए थे आप। जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है कि चुनाव टालने वाली परिस्थिति, तब आप कहते हैं कि हम विशेष कानूनी विदों से सलाह लेंगे, वरिष्ठ वकीलों से सलाह लेंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। अरे केंद्र सरकार से बात करनी ही थी जब आपको, तो आपने मनमानी क्यों? आपने पहले क्यों नहीं बात की? जनता का कितना लॉस हुआ है आप बताएं कि 8 साल होने को हैं, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो ये क्या है? आज से पहले ऐसा कभी राज्य में नहीं हुआ है जैसा कि शिवराज सरकार कर रही है। शिवराज सरकार केवल अपने मन की कर रही है, और मुझे लगता है कि यह वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसे 2018 में शिकस्त दी गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव रद्द करने के बाद आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें इससे बड़ी करारी हार मिलेगी, और उस समय ऐसा कोई पार्टी में बदलाव नहीं होगा जिसके माध्यम से फिर शिवराज सरकार आ सके। क्योंकि ऐसा मेरे कई सहयोगी और मैंने ऐसा सर्वे भी किया हुआ है। यदि हम अंदर में से माने तो मैंने 50 लोगों से मिलकर इस बात पर चर्चा की है। सोशल मीडिया के सभी पैरामीटर पर मैंने भी ये प्रश्न रखा है कि अगर सरकार ने चुनाव रद्द किया है तो उसके आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार को इससे कोई चिंता नहीं है। सरकार या माने तो शिवराज सरकार ये चाहती कि मैंने जितना था वो केंद्र में जाने की नीति बना रहे हैं, तो राज्य से निकलना चाहते, तो कहीं इसके मातहत तो वह एक ऐसा कार्य नहीं कर रहे। कहते हैं ओबीसी आरक्षण संकल्प पारित किया, यह सब किसके लिए? ये ढोंग किसके लिए? यह दिखावा किसके लिए? यार जनता आपको जानती है आप नहीं क्या हकीकत में, आपकी रियलिटी सब जानती है। आप 13-14 साल से यहाँ पे हैं, सीएम बने हुए हैं, तो इसमें आप जनता सब कुछ जानती है कि आप हैं क्या एक्चुअली में, आपकी नीति क्या है, कार्य करने के तरीके कैसे हैं आपके। अगर आपको करना ही था प्रदेश की ओबीसी आरक्षण पर, आप इतने प्रतिबंधित थे, आप इतने प्रतिष्ठित थे, आप इतने स्वाभिमानी थे कि नहीं हम ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करा ही नहीं सकते, तो आपको पहले ही रोटेशन प्रक्रिया ओबीसी आरक्षण को प्राथमिकता देकर चुनाव कराने चाहिए थे। वो कानून के दायरे में थे, संविधान के अनुसार थे, क्यों नहीं कराया? ऐसी कौन सी वजह थी? ना तो आप कोई कारण बता रहे हैं। तो शिवराज सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वास्तव में जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान कौन करेगा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रत्याशी हैं और हजारों की संख्या में पंपलेट छपवाए उन्होंने, 20-20 हजार, 50-50 हजार, जिसका चुनाव जिस स्तर का है उस स्तर का उन्होंने खर्चा किया है। तो अगर हम पंच के स्तर का प्रत्याशी माने तो उसमें 50,000 का, सरपंच का 1 लाख का और जनपद का 2 लाख और जिला का हम माने कि 4 से 5 लाख का खर्च हुआ है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? क्या शिवराज सरकार यह कह सकती है कि हम आने वाले चुनाव में आपको मौका देंगे, जो भी प्रक्रिया है, आधी प्रक्रिया जो आपकी हो चुकी है वही रहेगी? अगर नहीं तो उनका पैसा उन्हें वापस करना चाहिए। कोई भी माध्यम हो, सरकार घाटे में जा सकती है। सरकार आता कहां से? जनता का ही पैसा है और उससे ही ऐसा लॉस करके ले रही है, तो पैसा उन्हें देना चाहिए। अगर आपकी गलती के कारण यह सब स्थिति बनी है तो आपको यह स्वीकार करके आपको जो हर्जाना वो आपको देना चाहिए, क्योंकि विवेक तनखा ने यह बहुत अच्छा काम किया। कोई नहीं कहेगा कि गलत काम किया मानहानि का केस करके। मान लगना भी चाहिए, अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तब आपको मानहानि का केस लगना चाहिए। 10 करोड़ क्या, अरबों का भी लगना चाहिए आपका। जिस प्रकार का कार्य उस प्रकार की मानहानि लगनी चाहिए। अच्छा कार्य किया कोई नहीं कहे, क्योंकि अपनी मनमानी के चलते आप देश, आप राज्य की नहीं सोच रहे, राज्य की जनता की नहीं सोच रहे, आप निस्वार्थ आप केवल पार्टीवादी राजनीति की सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी का विकास हो, हमारा जो सर्कल है वो वास्तविकता में एक पूरा ग्लोबल टाइप का ग्लोबल हो जाए, जिससे कि हमारा केवल एक छत्र राज हो। यही रणनीति है, मैं केवल राज्य की नहीं, यह केंद्र की रणनीति, पूरी बीजेपी की रणनीति की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि हर पार्टी सोचती है कि मैं राष्ट्र में मेरा
वर्चस्व हो, पूरे राष्ट्र में मेरी एक छत्र पार्टी हो, पर वह राष्ट्र हित में होनी चाहिए, न कि किसी पार्टी, केवल पार्टी व्यक्तिगत के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, परिवारवाद के लिए, इन सब के लिए निहित नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ के लिए कार्य नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि केवल एक पार्टी, हमें सभी पार्टियों के साथ तालमेल बिठाकर देश की, प्रदेश की जनता के साथ हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता, तभी हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, राज्य को एक राष्ट्र पर, राष्ट्र को विश्व पटल पर रख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में चाहे हुआ ऐसा नेता राज्य में हो या केंद्र में हो, वर्तमान समय में ऐसा नेता शायद कहीं नहीं है। सभी अपनी पार्टीवादी निस्वार्थ में निहित हैं, सभी किसी न किसी पार्टी के विकास में इन्वॉल्व हैं और कुछ नहीं। हाँ करें एक लिमिट के, जो संविधान के अनुसार है, जो कानून के दायरे में रहकर आप कार्य करें, पार्टी का विकास करें, लोगों को जोड़ें, पार्टी के बारे में संदेश दें। ऐसा नहीं है कि कोई ना दे, दें, पर राष्ट्र को प्रमुखता दें, ना कि आप केवल पार्टी को प्रमुखता दें। जबकि वर्तमान समय में पार्टी को प्रमुखता दी जा रही है। ऐसे कौन से विधायक है जो क्रिमिनल ना हो? अगर हम 100% संसद को मान के चले तो उसमें से 50 से 60% लोग क्रिमिनल हैं, हत्या के आरोप हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप हैं, काफी सारे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मर्डर के आरोप हैं। कौन नहीं है बताएं आप? तो आप बताएं जो कानून बनाने वाले जब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो वो देश की गतिविधियों में कैसे सुधार लाएंगे? एक राजनेता के ऊपर एक IAS ऑफिसर जो टॉप होता है, जिसका पूरा एक निचोड़ होता है शिक्षा का, उसके लिए भी एक मामूली से विधायक दबा देता है, उसको उसकी सुननी पड़ती है। तो हम कैसे मान लें कि मतलब भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है? एक अशिक्षित अंगूठा छाप एक IAS IPS ऑफिसर के लिए धुतकार देता है, तो हम क्या माने? यह बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे देश की। अगर हमारे देश की स्थिति को बदलना है तो हमारे लिए बहुत अच्छी प्रणाली लानी होगी, जो एक शिक्षित प्रणाली, हर चुनावी प्रक्रिया में एक योग्यता, उम्मीदवार की निहित योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग राजनीति में इन्वॉल्व करें। मैं ये नहीं कहता कि आप चुनाव लड़कर ही आए, आप किसी ना किसी माध्यम से आगे आए, आप हर मुद्दे को उठाएं जो राष्ट्र के विकास में, आम जनता के हित में कार्यरत हो, और उससे व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से व्यक्ति को लाभ पहुंचे, जो वास्तव में परेशान है, चाहे वह समाज में रहकर या सरकार के कार्यों से या कुछ भी इस कार्य से सहायता दी जाए।